आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार सर। एस्ट्रो पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत है। और आज का जो सेशन हम करने जा रहे हैं, ये एक प्रकार की एक नया दूसरा स्टेप है बेसिक कोर्स से ऊपर का। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि प्रेडिक्शंस किस प्रकार से किया जाता है और जो नए विद्यार्थी होते हैं उनके साथ कहाँ पर चैलेंज आता है। इस बात को हम एग्जाम्पल के साथ करेंगे। आज के सेशन में जो नए लोग हैं उन्हें तो सीखने को मिलेगा ही, जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स आए हुए हैं उनके लिए भी सीखने को बहुत कुछ है। जब भी हम फलित करना सीखते हैं तो हमें सूत्र पहला जो समझाया जाता है वो है भाव भावेश कारक। जो एज ए स्टूडेंट हैं वो नोट करना चाहे तो वो नोट भी कर सकते हैं। यानी कि किसी भी कुंडली को समझने के लिए, किसी भी कुंडली का फलादेश निकालने के लिए पहला सूत्र है भाव भावेश और कारक। यानी कि भाव को समझना है, भावेश को समझना है यानी कि भाव का स्वामी, और तीसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो है कारक। अब विद्यार्थियों के साथ समस्या ये हो जाती है कि कभी तो हम कह देते हैं कि ये फला ग्रह है, फलाने भाव का स्वामी है, और कभी उसी सेम ग्रह को हम कह देते हैं अरे नहीं ये तो फला फला चीज का कारक ग्रह है। जैसे आपने सुना होगा कि यार ये तो छठे भाव का स्वामी शुक्र ग्रह है और अष्टम भाव में बैठ गया है। फिर हम थोड़ी देर में कहते हैं यार ये जो पत्नी का कारक ग्रह है ना शुक्र, ये अष्टम भाव में बैठ गया है। बस यहीं पर समस्या क्रिएट हो जाती है। सुनने वाला विद्यार्थी कहता है, समझता है कि अभी तो बताया जा रहा था कि छठे भाव का स्वामी आठवें में बैठा है, अभी ये बताया जा रहा है कि पत्नी का कारक ग्रह है वो आठवें में बैठा है। तो ये छठे भाव के रिजल्ट देगा या ये पत्नी के रिजल्ट देगा, वो कंफ्यूजन को आज हम इस सेशन में दूर करेंगे। उसके लिए मैं एक हाइपोथेटिकल चार्ट लेता हूं जिसमें मैं एक कुंडली बनाता हूं आप लोगों के सामने। आप भी बनाएं और उसे साथ साथ में समझने का प्रयास करते हैं। एक वृष लगन की कुंडली आप सभी लोग बना लीजिए। जो लोग बिल्कुल नए हैं उनको मैं बता दूं कि वृष लगन की कुंडली कैसे बनती है। मैं आपको अपने व्हाइट स्क्रीन पर लेकर के जा रहा हूं। हम इस चीज को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सभी लोग एक ड्रा कर लीजिए चार्ट, वृष लगन की कुंडली। एक ये वृष लगन की कुंडली है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वृष लगन की कुंडली में लगन का स्वामी शुक्र ग्रह होता है, और हमने इस कुंडली में शुक्र ग्रह को अष्टम भाव में बिठा, वीनस को हमने आठवें भाव में बिठा दिया, यानी कि शुक्र आठवें भाव में बैठ गया। अब हमारा आज का प्रश्न क्या है कि हम शुक्र ग्रह को कैसे समझेंगे कि वो कब भाव के रिजल्ट दे रहा है और किस प्रकार से वो कारक ग्रह के रिजल्ट दे रहा है। ग्रह जब हम शुक्र को लेते हैं तो इस कुंडली में वो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, यानी कि पहले भाव का स्वामी है इस कुंडली में शुक्र, और छठे भाव का स्वामी है, फर्स्ट हाउस एंड सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड है। अब इसको हमने कैसे समझना है कि जब हम कोई कुंडली देखेंगे तो इस कुंडली में फलादेश कैसे करेंगे। ग्रह सबसे पहले अपना जो रोल डिसाइडेड होता है,
हर कुंडली के हिसाब से प्रत्येक ग्रह का रोल डिसाइडेड होता है। यानी कि ग्रह सबसे पहले उसे जो रोल मिला है उसका ही रिजल्ट व्यक्ति को प्रदान करेगा। यानी कि इस कुंडली में सबसे पहले उसे पहले भाव के रिजल्ट मिलेंगे और फिर छठे भाव के स्वामी होने के रिजल्ट मिलेंगे। अब कुछ नियमों की भी बीच बीच में मैं चर्चा करता रहूंगा कि फलित में कैसे सूत्र काम करते हैं। अब हमने इतना तो समझ लिया, लगन का स्वामी और छठे भाव का स्वामी शुक्र 8वें भाव में बैठ गया। ज्योतिष के नियम के अनुसार यदि लगन का स्वामी छठे भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में आ जाए तो अच्छा नहीं माना जाता। अब ये सूत्र नोट कर लीजिए, आपको फलादेश करते समय बहुत काम आएगा। स्टेप टू स्टेप काम आता चला जाएगा। यदि लगन का स्वामी केंद्र स्थान में बैठे, अब कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका लगन के स्वामी केंद्र में बैठेंगे। यदि लगन के स्वामी केंद्र में बैठे तो उत्तम माने जाते हैं। यदि लगन का स्वामी त्रिकोण भाव में बैठे, त्रिकोण का मतलब फर्स्ट हाउस, 5th हाउस एंड 9th हाउस, ये सभी को क्लियर होना चाहिए। कुंडली का पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव, 8वां भाव, 10वां भाव, ये कुंडली का केंद्र स्थान होता है। और कुंडली में पहला भाव, 5वां भाव, 9वां भाव, ये त्रिकोण भाव होता है। जब भी लगन का स्वामी 1, 5, 9 भाव में आता है तो अत्यंत शुभ माना जाता, अत्यंत शुभ। इसके क्या रिजल्ट होंगे? कुछ कॉमन रिजल्ट है, वो आपको समझने की जरूरत है। किसी भी व्यक्ति का लग्नेश लगन में बैठा हो या लग्नेश पंचम में बैठा हो या लग्नेश नवम में बैठा हो, कुछ कॉमन रिजल्ट। क्या है कॉमन रिजल्ट? पहला कॉमन रिजल्ट, व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट मिलेगा। दूसरा रिजल्ट, व्यक्ति बहुत ज्यादा इमेज कॉन्शियस होगा, यानी अपनी पर्सनैलिटी को लेकर, अपनी इमेज को लेकर के बहुत ज्यादा कॉन्शियस होगा। तीसरा रिजल्ट, व्यक्ति नॉलेज का बहुत भूखा मिलेगा, नॉलेज गेन करने के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। चौथा रिजल्ट, धार्मिक स्वभाव का होगा बट साइंटिफिक अप्रोच। आप इसे कहें स्पिरिचुअल इन नेचर बट विद साइंटिफिक अप्रोच। यानी कि अंध भक्त नहीं होगा, अपितु वैज्ञानिकता की कसौटी पर कसकर के हर फैक्ट को दे चेक करने वाला होगा। किसी की कही सुनी बातों में, बहकावे में नहीं आएगा। नंबर 5, उस आदमी को बेवकूफ बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, ऐसे लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस काफी होता है। अब देखिए, ये मैं तीनों का एक साथ बता रहा हूं। यदि लग्नेश लगन में बैठा है तो भी यही रिजल्ट आएगा, लग्नेश पंचम में बैठा है तो भी यही रिजल्ट आएगा, लग्नेश नवम में बैठा है तो भी ये रिजल्ट आएगा। जो बातें आपको बताई गई हैं वो बातें आप किसी के सामने बोल देना, वो इनकार नहीं करेगा। अगला रिजल्ट सेम चीज में फैमिली ओरिएंटेड बहुत होगा, यानी कि फैमिली को बहुत ज्यादा टेक केयर करने वाला होगा, उनका उनके भविष्य को लेकर के
हमेशा योजनाएं बनाएगा, यानी कि अपने बच्चों का के अच्छे भविष्य के लिए ये लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। अब ये समझ लीजिए, अगर किसी के माँ बाप की कुंडली में, यानी कि पिता का लग्नेश लगन में बैठा है या लग्नेश पंचम में बैठा है या लग्नेश नवम में, तो आप ऑटोमेटिक भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपको बहुत अच्छा पिता मिला, आपको बहुत अच्छी माता मिली है, और वो लोग आपको लेकर के, आपके भविष्य को लेकर के वो चिंतित रहेंगे और बहुत अच्छा अपने जीवन में काम करेंगे, जो चीजें आपके को बहुत हेल्प करेंगी। यानी आपको जीवन में कम संघर्ष करना पड़ेगा, यानी कि माता पिता का दिया हुआ आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। देखिए, ज्योतिष कितनी डिवाइन साइंस है। हम इस सूत्र के द्वारा अगर पिता का देख रहे हैं तो भी हमें समझ में आ रहा है, अगर हम अपना देख रहे हैं, अगर ये हमें हमारे चार्ट के अंदर ये योग मिलता है तो भी अद्भुत है। अब ये बात आप किसी चार्ट में देखते हैं और आप बोलते हैं, वो चीज आपको सटीकता के साथ उस व्यक्ति के साथ मिलेगी ही मिलेगी, कि वो व्यक्ति आपको इंटेलिजेंट मिलेगा, लॉयल मिलेगा, बहुत सारे अच्छे गुणों के साथ उस व्यक्ति के अंदर आप उसमें गुण बड़े अच्छे अच्छे मिलेंगे आपको। ये मैं आप लोग को बता देता हूं। अब हम चलते हैं दूसरे फैक्टर पे, जो आज का हमारा एग्जाम्पल है। हमारे एग्जाम्पल में क्या हुआ है कि लगन का स्वामी 8वें भाव में चला गया। अब एक और सूत्र जो हमने कहा था उसको एक्सप्लेन करेंगे कि यदि लगन का स्वामी 6, 8, 12 में बैठ जाए, या कोई भी ग्रह 9 के 9 ग्रहों में से कोई भी ग्रह 6, 8, 12 में बैठ जाए, तो ये ग्रह कार्मिक बन जाते हैं, यानी कि ऋण से बंधे हुए ग्रह बन जाते हैं। इसका मतलब होता है ये ग्रह वो ग्रह है जो पूर्व जन्म में हमारा कुछ कर्जा बाकी रह गया है, और उस कर्जे का भुगतान करवाने के लिए इनकी स्थिति 6ठे भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में आई है। चाहे कुंडली में वो ग्रह कितना ही अच्छा क्यों ना बैठा हो, ये मैं पहले से क्लियर कर देता हूं आपको, ये पास्ट लाइफ का कर्जा दिखाएंगे। तो अभी सूत्र के अनुसार तो क्या है, हमारे एग्जाम्पल कुंडली में लगन का स्वामी शुक्र कहाँ चला गया, 8वें भाव में। ये क्या शो करता है कि शुक्र ग्रह वो ग्रह बन गया जिसका कि पूर्व जन्म में कर्जा हमारा अधूरा बाकी हम छोड़ के आए हैं, और इस जन्म में हमने उसका भुगतान करना है। एक तो ये जनरल फार्मूला हो गया कि कोई भी ग्रह, और दूसरा हमारा एग्जाम्पल कुंडली का कि लग्नेश ही अष्टम में चला गया। अब आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि लग्नेश 6, 8, 12 में जाने की क्या रिजल्ट है, कुछ कॉमन रिजल्ट। बाकी तो हर एक का थोड़ा थोड़ा डिफरेंट आएगा कि लग्नेश 6 में बैठता है क्या है, 8वें में बैठता है, 12 में, कुछ कॉमन चीजें उनके साथ होती हैं। जीवन में हमेशा अप एंड डाउन चलते रहते हैं। पहला, उनके जीवन में अक्सर ये लोग कहते हैं कि स्टेबिलिटी कम है, जीवन में उतार चढ़ाव बहुत रहता है। दूसरा, विचारों में स्थिरता की कमी रहती है, विचारों में स्थिरता की कमी रहती है, परंतु अपनी किसी बात को पकड़ करके बैठ गए तो उस पे एकदम जिद्दी हो जाएंगे, अड़ के खड़े हो जाएंगे, फिर किसी की नहीं सुनेंगे। जो बात इनके दिमाग में बैठ गई कि ये बात तो ऐसे नहीं ऐसे ही है, तो समझो ऐसे ही है, फिर उनको समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बड़ा टफ हो जाता है। इसलिए कुछ मैटर में तो ये बहुत कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि कई जगह तो जिद करना भी ठीक होता है, परंतु मैक्सिमम जगह पे जिद करने से
इनके रिलेशन गड़बड़ा जाते हैं, इनके यार दोस्त इनसे परेशान हो जाते हैं, या इनके परिवार के लोग ही इनसे परेशान हो बैठते हैं। तो इसके कारण जीवन में, इस योग के कारण क्या हुआ, जीवन में अप एंड डाउन बहुत झेलने पड़ते हैं, स्ट्रगल बहुत झेलना पड़ता है, और रिलेशनशिप में भी कमियां देखने को मिलती हैं। ये कॉमन फैक्टर है 6, 8, 12 में। अगर एक लाइन में समझाना चाहूं कि क्या होता है, कभी कभी ये लोग ऐसी हरकतें करते हैं कि आ बैल मुझे मार। सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है इनके जीवन में, तभी ये कुछ ना कुछ ऐसा इनके द्वारा हो जाता है, या इनके जीवन में मुसीबत आके खड़ी हो जाती है कि फिर देखने वाला यही कहता है कि यार ये क्या, ये तो आ बैल मुझे मार वाली बात कर दी तूने। अक्सर 70% केसेस में ऐसा देखा गया है चार्ट में। फिर भी हर व्यक्ति का चार्ट अलग कहानी कहता है। तो 70% केसेस में अक्सर 6, 8, 12 में इनके साथ ऐसा हो जाता है। अच्छी बात क्या देखने को मिलती है, ये लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत हार्डवर्किंग होते हैं, आम आदमी के कंपैरिजन में कुछ ज्यादा ही भागते दौड़ते नजर आते हैं, ज्यादा ही मेहनत करते नजर आते हैं। जो इनका सकारात्मक पक्ष है, जो देखने वाला इनकी लाइफ को देखता है, वो कहता है यार ये बंदा इंटेलिजेंट भी बहुत है, ये मुझसे ज्यादा भी मेहनत कर पाता है, पर फिर भी इसके जीवन में इतना स्ट्रगल क्यों है, इसके जीवन में पग पग पर, कदम कदम पर इतनी समस्याएं क्यों हैं, ये जो उसकी लाइफ को देख रहा होता है उसको समझ में नहीं आ रहा होता। जबकि मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और जब बातचीत करेंगे तो बहुत इंटेलिजेंट वाली बात करेंगे आपके सामने। ऐसा नहीं है कि ये बेवकूफ, बिल्कुल भी ऐसा मत समझना, पर उस इन सब खूबियों के बावजूद भी इनके जीवन में स्ट्रगल अप एंड डाउन बना रहता है। अब जो हमारा एग्जाम्पल चार्ट था, वहां पर भी यही हो रहा है, लगने 60वें में बैठा हुआ है। तो जैसे ही हमने देखा लगन का लॉर्ड अष्टम में चला गया, तो जो लगन की स्ट्रेंथ होती है वो कुछ हद तक कमजोर हो जाती है। उसको आपने ऐसा मानना है कि लगन की पावर थोड़ी सी कमजोर हो गई है। अब इसी एग्जाम्पल चार्ट में ये शुक्र ग्रह छठे भाव का ही स्वामी है। अभी तो लगन का स्वामी, फिर छठे भाव का स्वामी भी है, और छठे भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठा है। देखना योग कैसे बनते हैं, एक ही ग्रह के द्वारा कितने योग बनते हैं। ज्योतिष में सूत्र है, यदि छठे भाव का स्वामी छठे में ही बैठ जाए, या छठे भाव का स्वामी 8वें भाव में बैठ जाए, या छठे भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठ जाए, तो विपरीत राजयोग की संरचना होती है, यानी कि विपरीत राजयोग बनता है। अब देखना कंफ्यूजन कितना बढ़ेगा। अभी अभी हमने फर्स्ट स्टेप पे क्या कहा कि लग्नेश 8वें में बैठा है तो लग्नेश की स्ट्रेंथ कम हो गई। अभी हम कह रहे हैं कि छठे भाव का स्वामी 8वें भाव में बैठा है, तो ये तो विपरीत राजयोग बन गया। ये चीजें यहां तक समझ में आ गई आप सभी लोगों को? बहुत सिंपल सिंपल स्टेप समझा रहा हूं, कैसे कंफ्यूजन बढ़ता है और उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है, कैसे उसको सॉल्व करना है, उसको समझना कैसे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके सामने ये कुंडली आती है, विपरीत राजयोग का क्या मतलब हुआ उसका भी हम मायने समझेंगे। अब ये तो था भाव और भावेश की कहानी। भावेश यानी भाव का स्वामी, पहले भाव का स्वामी और छठे भाव का स्वामी। अब इसका एक और एस्पेक्ट रह गया, वो है कारक। अब जब कारक के रूप में शुक्र ग्रह को देखेंगे तो कैसे देखा जाएगा, वो बड़ी बात है। जब भी ग्रह को कारक के रूप में हम देखेंगे तो सबसे पहले
हमें चेक करना है कि उस ग्रह में स्ट्रेंथ कितनी है। और जो लोग नए हैं उनके लिए बता दूं, कारक का मतलब क्या है। कारक का मतलब है चीजों की अवेलेबिलिटी करवाने वाला ग्रह। जैसे कि शुक्र ग्रह कारक है स्त्री का। कौन सी स्त्री? जवान स्त्री, सुंदर स्त्री। हर प्रकार की इस संसार में जितनी भी लग्जरी की चीजें हैं वो शुक्र हैं। हमारे जीवन का कंफर्ट जोन शुक्र है। इस संसार में जितनी अच्छी अच्छी खुशबू हैं, यानी कि फ्रेगनेंस हैं, वो शुक्र है। जितनी भी चीजें हमें सूदिंग इफेक्ट देती हैं, यानी जिनको सूंघ करके, खा करके, पी करके, चेक करके, टच करके आनंद की अनुभूति हो, वो सभी शुक्र है। जिसे देख करके आनंद की अनुभूति हो, वो शुक्र है। एक प्रकार से हमारे जीवन में मिलने वाली खुशियां वो शुक्र है। अगर हम खुश हैं, बहुत ज्यादा प्रसन्न रहते हैं, जोश में रहते हैं, तो यानी हमारा शुक्र अच्छा है। इसके विपरीत हताशा, निराशा, शरीर में ढीलापन, काम ना करने की प्रवृत्ति, भविष्य को लेकर के बहुत अच्छे विचार ना होना, भविष्य को लेकर के ऐसे लगना कि हमारा भविष्य अंधकारमय है, या हमारी किस्मत खराब है, या हमारा हिसाब किताब बहुत गड़बड़ है, हमें जीवन में कभी सुख नहीं मिला, हमें जीवन में प्यार नहीं मिला। अगर ऐसे विचार आते हैं तो समझ लेना आपकी कुंडली में शुक्र कमजोर है। यानी कि मन का आनंद, मन की खुशी, जीवन की तरंग, जीवन का जोश आपकी कुंडली में बैठे हुए शुक्र की बात को बता रहा है कि शुक्र अच्छा बैठा हुआ है। यानी कि शुक्र इन सभी चीजों का कारक है। अब इसको फलित में कैसे समझेंगे? जिस व्यक्ति की कुंडली में शुक्र जितना अच्छा होगा, उसे ये सभी चीजें सहज और सुलभता से मिलेंगी। एक तो आदमी कहता है मुझे मिल गई सारी चीजें, और प्रश्न उठता है स्ट्रगल के साथ मिली हैं या बहुत सहज तरीके से मिली है, बिना एफर्ट्स के मिली है। वो बहुत मेन इंपॉर्टेंट है। ये आप जब शुक्र को कारक के रूप में जब इसका अध्ययन करेंगे, ये सभी चीजें आपके सामने समझ में आ जाएंगी। एक व्यक्ति जिसका विवाह होता है, उसकी पत्नी बहुत सुंदर है, पर विवाह बहुत मुश्किलों से हुआ, बहुत झंझटों के साथ हुआ है, बहुत परेशानियों के साथ हुआ है, और शादी के बाद परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। बेशक पत्नी सुंदर है, उसके बावजूद ये बताता है कि कुंडली में जो कारक ग्रह शुक्र है, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ स्थिति में बैठा हुआ है। अब इसको कारक के रूप में कैसे फलित करेंगे? शुक्र हमारे रिलेशनशिप का सबसे बड़ा ग्रह है। जीवन में ध्यान रखना, जितना भी प्रेम हमें मिलता है, जो प्यार हमें मिलता है, खास करके हमारे अपोजिट लिंगी, जैसे पुरुष को स्त्री का और स्त्री को पुरुष का जो प्यार मिलता है, वो शुक्र ग्रह पर निर्भर करता है। जिस भी पुरुष का शुक्र 8वें में होगा, तो उसको रिलेशनशिप में कुछ चैलेंजेस जरूर आएंगे। और लाल किताब में तो यहां तक लिखा है
कि मिट्टी की जली औरत मिलती है। इसका मायने ये है कि जो उसकी पत्नी का जो स्वभाव होगा वो थोड़ा टफ मिलेगा, थोड़ा कड़वा मिलेगा, या हो सकता है कि कुछ चैलेंज उसको ज्यादा आए नेचर को लेकर के। ऐसा पुस्तकों में लिखा है और अनुभव में भी आया है कि हाँ ऐसा होता है। जब शुक्र ग्रह कारक के रूप में छठे भाव में बैठे या आठवें भाव में बैठे तो मैरिज में प्रॉब्लम्स आती हैं, मैरिज होने में भी प्रॉब्लम आती है और आफ्टर मैरिज भी चैलेंजेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं। लग्जरी का या तो व्यक्ति का ध्यान लग्जरी की तरफ होता ही नहीं, पैसा कमाए जाएगा, सुबह से शाम तक काम करता रहता है, सुबह से ज्यादा मेहनत करता रहता है। ये ध्यान रखना, धन लग्जरी नहीं है। कुछ लोग धन को कमाने के लिए अपने जीवन को तबाह तक कर देते हैं। मतलब जीवन में सुख नाम की क्या चीज होती है उन्हें पता ही नहीं है। सुबह 6 बजे 7 बजे खड़े हो जाएंगे और रात के 9-10 बजे तक जब तक हिम्मत है काम करते रहते हैं। चैन की सांस नहीं लेते, चैन का सुख नहीं लेते हैं, सुख प्राप्त नहीं करते हैं, ना प्रेम प्राप्त करते हैं। ये सब चीजें उनके जीवन में नहीं होती है, पर पैसा बहुत कमा रहे हो, इसे क्या मनी मेकिंग मशीन होते हैं वो पूरे। तो मनी मेकिंग मशीन वाले लोगों का जरूरी नहीं कि शुक्र बढ़िया हो, बेशक उनके घर में लग्जरी का प्रत्येक सामान होगा, परंतु जैसे ही घर में आएंगे पत्नी उनको उनकी हैसियत याद दिला देगी कि तेरी जो हैसियत है वो 2 कौड़ी से ज्यादा की नहीं है, तू सुबह से शाम तक काम करता रहे। उसकी बेइज्जती करते देर नहीं लगाई। ये असर है कारक का, यानी कि कारक ग्रह, शादी का कारक ग्रह, रिलेशनशिप का कारक ग्रह, प्रेम का कारक ग्रह शुक्र यदि छठे में आठवें में बैठ जाए, पाप ग्रहों के साथ बैठ जाए, कारक ग्रह अस्त हो जाए, कारक ग्रह नीच राशि में चला जाए, तो जितनी मैंने शुक्र की चीजें बताई हैं वो सारी चीजें होते हुए भी, जीवन में होते हुए भी उनका सुख प्राप्त नहीं करता। अक्सर मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, उन अमीर लोगों का या जो बहुत बड़े सेलिब्रिटी होते हैं जो रात दिन काम करते हैं, खास करके नेता लोगों को मैं ज्यादा उसमें कोट करता हूँ। इनके जीवन में इतनी भागदौड़, इतना संघर्ष होता है, हम आम जनता को लगता है कि ये बहुत एंजॉय करते हैं क्योंकि हमें तो दिखाई देती इनकी बड़ी बड़ी गाड़ियां, इनके बड़े बड़े मकान। पर अगर इनके वास्तविक जीवन में आप जाकर के देखेंगे तो बड़े मकान तो हैं, बड़े महल तो हैं, बड़ी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी तो इन्होंने खड़ी कर ली है, पर सुख नाम की चीज नहीं होती। चैन की नींद नहीं सो सकते, नींद इनको अपने आप से आ नहीं सकती, या तो किसी दवा का सेवन करेंगे या फिर किसी और चीज का सेवन करेंगे। मोर देन 90% से ज्यादा नेताओं का यही हाल होता है और हमेशा डरे डरे रहते हैं और हमें लगता है ये बहुत बोल्ड है। बिल्कुल बोल्ड नहीं होते, बहुत कमजोर दिल के होते हैं, बहुत डरपोक होते हैं। रीजन क्योंकि इनको ये भरोसा नहीं होता आज तो हमारी सत्ता है, कल रहेगी कि नहीं रहेगी। अनस्टेबिलिटी इनके दिमाग में घुसी हुई होती है, इसलिए अपनी सत्ताओं पर काबिज कब्जा जमाए रखने के लिए हमेशा ये दिमागी रूप से व्यस्त रहते हैं। और जो आदमी जितना ज्यादा दिमागी रूप से व्यस्त रहेगा, बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड रहेगा दिमाग से, तो समझ लेना शुक्र वैसे ही उसका कमजोर है, पड़ जाएगा, यानी कि उसको उसके शुक्र का आनंद नहीं मिलेगा। शुक्र का आनंद उसी व्यक्ति को मिलेगा जब शुक्र ग्रह की प्लेसमेंट बहुत अच्छी होगी, शुभ ग्रहों के प्रभाव में होगी, तो उसे इन चीजों का आनंद सहजता से, सुलभता से मिलता है। सहजता का मतलब इजीनेस से, आसानी से।
ज्योतिष में पत्नी की या जीवन साथी की खूबसूरती को बहुत मायने नहीं दिया है, मायने दिया है कि आपका जीवन साथी आपकी कितनी हेल्प करता है, कितनी रेस्पेक्ट करता है, आपके लिए कितनी मित्रता भरा व्यवहार आपके साथ करता है, हर मुसीबत में आपके साथ कितना अच्छे तरीके से वो खड़ा होता है, वो ही असली शुक्र है। जब आप अपने दिल की बात अपने जीवन साथी से करते हैं और आपको रिलैक्सेशन महसूस होता है कि मैंने अपने दिल की बात मैंने अपनी वाइफ को कह दी, या वाइफ को लगता है मैंने अपने हस्बैंड को कह दी, और वो एक दूसरे को लेकर के बहुत सिक्योर महसूस करते हैं, तो समझ लेना शुक्र अच्छा है। तो हमारी एग्जाम्पल कुंडली के अनुसार 3 सिचुएशन बनी। पहली सिचुएशन क्या थी? लग्नेश अष्टम में चला गया, लग्नेश अष्टम में चला गया, पहली सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन छठे भाव का स्वामी 8वें में चला गया, विपरीत राजयोग बन गया। और तीसरी सिचुएशन शुक्र एज ए कारक 8वें में बैठ गया। अब इसका हम एनालिसिस कैसे करेंगे? सबसे पहले ये सूत्र ध्यान रख लो, कुंडली में ग्रह किसी प्रकार की कितनी ही सिचुएशन बिल्ड कर दे, सारी घटनाएं घटेंगी, कोई चीज नल एंड वाइड नहीं होगी, कोई चीज राइट ऑफ नहीं होगी। कहने का मतलब लग्नेश का अष्टम में जाने के रिजल्ट भी उस व्यक्ति को मिलेंगे, और छठे का लॉर्ड अष्टम में गया है, उसका विपरीत राजयोग बना, ये भी रिजल्ट प्रॉपर मिलेगा। और शुक्र एज ए कार का 8वें में गया, इसके भी रिजल्ट मिलेंगे। देखा, ये है ज्योतिष की खूबसूरती। इसीलिए हम आंख बंद करके हम इन सूत्रों को जब याद कर लेते हैं, किसी व्यक्ति की कुंडली के बारे में जो बात कहेंगे, वो बात सामने वाले के लिए सही साबित होगी, और ज्योतिष के रूल्स फेल नहीं हुआ कर। ये हमारे जीवन से जुड़ा हुआ विज्ञान, और इस विज्ञान को मैं महाविज्ञान कहता हूं। कि कोई मनोवैज्ञानिक व्यक्ति किसी व्यक्ति के मन और मस्तिष्क में क्या बातें चल रही हैं, किसी व्यक्ति के मन मस्तिष्क में क्या समस्या चल रही है, इस बात को जब आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है, तो उसके केस को स्टडी करने के लिए 3 घंटे से 6 घंटा उसको लगता है, और कभी कभी तो कुछ दिन लगते हैं असली प्रॉब्लम को डायग्नोज करने में। परंतु जन्म पत्री एक ऐसा टूल है, ज्योतिष एक इतना एडवांस टूल है, वो 2 मिनट से लेकर के 5 मिनट के अंदर अंदर व्यक्ति के कैरेक्टरिस्टिक्स का एनालिसिस बहुत आराम से सरलता के साथ कर सकता है। जैसे मैंने कहा, लगन का लॉर्ड 8वें में गया, तो हमने कुछ सिम्टम बताए कि लगन का लॉर्ड 8वें में बाय जाएगा तो ये चीजें कॉमनली होंगी, पर स्पेशली क्या होगा, तो आपने इसको कैसे समझना है? लगन क्या है? आपकी बुद्धि, आपकी सोच और थॉट्स अबाउट योर ग्रोथ। आप अपने आप को लाइफ में कहां पर देखते हैं, आप अपने आप को लाइफ में कहां इमेजिन करते हैं, ये लगन का लॉर्ड जहां बैठेगा वो डिसाइड करेगा कि आप अपने आप को अपने ही जीवन के आईने में किस प्रकार से देखते हैं। क्या हम ऐसा सोचते हैं कि जो किस्मत में मिला है बस उसी के अनुसार जीवन काटेंगे और चले जाएंगे, या ऐसा सोचते हैं नहीं नहीं हम कुछ बढ़िया करके जाएंगे, या हम सचमुच कुछ बढ़िया करते हैं, क्या करते हैं? तो ये सब कुछ लगन का लॉर्ड डिसाइड करता है। एक आदमी जीवन में कितना ग्रो कर सकता है, ये लगना लॉर्ड की प्लेसमेंट, लगना लॉर्ड की स्ट्रेंथ डिसाइड करती है। तो ये सूत्र हमें समझ में आ गया। अब लगन का लॉर्ड
यानी कि आपका दिमाग का स्वामी। अब इसको ब्रेन समझो, फर्स्ट हाउस इज योर ब्रेन, ऐसे एग्जाम्पल को समझते हैं। फर्स्ट हाउस इज योर ब्रेन, तो हमने ऐसे इमेजिन करना है कि पहले भाव का स्वामी यानी दिमाग का स्वामी जा करके 8वें भाव में बैठ गया। ये कुंडली के 12 घर हैं, पहले भाव का स्वामी जाकर के 8वें भाव में चला गया। अब जैसे ही उसने 8वें भाव का कुंडा खड़खड़ाया, यानी दरवाजे को ओपन करने के लिए कहा अष्टम भाव को, अष्टम भाव खुला, तो जब वो अंदर गया तो देखा 8वें भाव में क्या क्या चीजें मिली। तो हमें देखना है 8वें भाव में क्या क्या चीजें होती हैं। 8वां भाव है अंधकार का भाव, एक ऐसा भाव जहां अंधेरा ही अंधेरा है, जहां लाइट नहीं है। एक ऐसी जमीन है जो वीरानी पड़ी हुई है, या जिसका उपयोग लाशें जलाने में यानी कि शमशान या कब्रिस्तान के रूप में किया जाता है, वो जमीन 8वां। जीवन की छुपे हुए रहस्य 8वें भाव से देखे जाते हैं। जादूगर की जादूगरी 8वें भाव से देखी जाती है। तंत्र मंत्र 8वें भाव से देखा जाता है। टोना टोटका 8वें भाव से देखा जाता है। भूत प्रेत 8वें भाव से देखे जाते हैं। जीवन और मृत्यु का रहस्य समझना है तो भी 8वें भाव में देखा जाता है, क्योंकि इस संसार में किसी को नहीं पता कि मौत के बाद क्या होता है, क्योंकि जो एक बार गया वो वापस आया नहीं। जब कोई वापस आया नहीं, आके किसी ने बताया नहीं, सब कुछ परसेप्शन से चल रहा है। हिंदू ने कहा स्वर्ग मिलेगा, मुसलमान ने कहा जन्नत मिलेगी, क्रिश्चियन ने कहा हेवन मिलेगा, पर लौट के तो किसी भी धर्म का व्यक्ति नहीं आया। जब कोई आया ही नहीं तो कैसे हाल बताएगा वहां पे क्या होता है। समझ रहे हो बात? ये है 8वां भाव, इसीलिए इसको कहते हैं रहस्यमय भाव है, छिपा हुआ भाव है, इसमें घुस तो जाओ वापस निकलना मुश्किल है। दर्शन का भाव है, इट्स ए हाउस ऑफ फिलॉसफी। दर्शन ये भी कहता है, दर्शन वो भी कहता है, दर्शन एक ही बात को कई तरीके से कहता है। और तो और ज्योतिष विद्या भी अष्टम भाव की देन है। माइनिंग्स का काम, माइनिंग्स होती है जब आप खुदाई करते हो, पहाड़ों में से खुदाई करके जेमस्टोन्स निकालते हो, रत्न निकालते हो या मेटल्स निकालते हो, ये जो माइनिंग्स का काम होता है ये भी अष्टम भाव का काम है। 8वां भाव जीवन के आयुष्य का भाव है, ये डिसाइड करता है कि आपका आयुष्य कितना अच्छा है कितना नहीं अच्छा है। और तो और 8वां भाव डिसाइड करता है कि आप कॉन्स्टिपेशन के शिकार तो नहीं होंगे, आपको पाइल्स की प्रॉब्लम तो नहीं होगी। ये सभी चीजें अष्टम से पता चलती है। अष्टम भाव के पास पावर है रेजोनेट होने की, यानी जो हम शरीर से शुद्ध होते हैं ये भी अष्टम भाव का ही करामात है। अब देखो कितनी सारी चीजें मैंने 8वें भाव में बता दी। अब आपने इमेजिन करना है इस आदमी का दिमाग 8वें की चीजों में चला गया, तो व्यक्ति का सबसे ज्यादा इंक्लिनेशन अष्टम भाव की चीजों में ही होगा। तो जिन लोगों का भी लग्नेश अष्टम में मिलेगा, या तो उनको फिलॉसफी बहुत पसंद होगी, या उनको मंत्र तंत्र बड़ा पसंद होगा, ज्योतिष बड़ा प्रिय होगा, या जीवन मृत्यु का रहस्य वाली किताबें उन्हें बहुत अच्छी लगी, या जो सस्पेंस थ्रिलर जो होती हैं वो ऐसी मूवीज बड़ी अच्छी लगेंगी, या सस्पेंस वाले नावल उनको पढ़ने बहुत अच्छे लगेंगे। ये
लग्नेश के अष्टम में जाने का परिणाम इस प्रकार से देखा जाता है। और एक और बात बता दूं सर, ऐसे ही लोगों को बार बार वहम होता है कि भूत प्रेत मेरे पीछे पड़े हैं, समझ गए बात को। तो ये सब चीजें अष्टम से आई है। तो हमने इस प्रकार से फलादेश कैसे करा कि दिमाग कहाँ गया, आठवें में। तो ये जितनी भी चीजें आठवें की हैं सभी दिमाग में घूमेंगी। उस व्यक्ति के सबसे ज्यादा जिंदगी में उसका ध्यान इन्हीं चीजों की तरफ जाएगा। अर्थात सूत्र समझ लो, जिस भी व्यक्ति का लग्नेश जिस भाव में जाएगा उसका दिमाग उस भाव की चीजों के इर्द गिर्द ही घूमेगा। अगर किसी का लग्नेश पंचम में चला जाए तो पंचम भाव प्यार का है, मोहब्बत का है, उसके दिमाग में रहेगा सबसे प्यार करो, सभी को गले लगाओ, किसी के साथ वैर भाव मत रखो, किसी से दुश्मनी मत करो, सबसे दोस्ती करके चलो, सबसे बड़े अच्छे अच्छे कनेक्शंस बना के चलो। आप देखना वो हर व्यक्ति के साथ अच्छे से अच्छा प्रेम संबंध बना के चलेगा, बड़े अच्छे अच्छे रिलेशंस बना करके चलेगा, किसी से बिगाड़ के राजी नहीं, किसी से लड़ाई झगड़ा करके राजी नहीं है। क्योंकि उसको क्या लगेगा कि जो कुछ है जिंदगी में वो सिर्फ प्रेम में ही है, तेरी जिंदगी की सफलता ही प्रेम में है। और वो जितना लोगों का प्यार प्राप्त करता जाएगा उसको उतनी ही खुशी मिलती चली जाएगी लग्नेश पंचम में होने से। कहा क्योंकि ब्रेन उसका प्रेम के घर में चला गया, लव के घर में चला गया। देखो कितना सिंप्लीफाइड कर दिया मैंने। लगन का लॉर्ड पंचम में चला गया तो ये रिजल्ट आ जाएंगे। अब आप लोगों ने समझा लग्नेश अष्टम में आने से ये रिजल्ट हुए। अब छठे भाव का स्वामी जब आठवें में जाएगा तो इसको कैसे समझेंगे। यहाँ पर बना विपरीत राजयोग, और विपरीत राजयोग का मतलब ये होता है कि पहले व्यक्ति को विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, और जब वो उन विपरीत परिस्थितियों से बाहर आता निकलता है तो वो इन चैलेंजेस को टैकल कैसे करना है उसका वो मास्टर बन जाता है। यही विपरीत राजयोग है। यानी कि एक तो उसकी जिंदगी में छठे भाव से रिलेटेड चीजें बहुत आएंगी। छठे भाव से क्या होगा, रोग आएगा, कर्जा आएगा, बीमारी आएगी, सेपरेशंस आएगा। यानी पति पत्नी का जो सेपरेशन देखते हैं या पति पत्नी का लड़ाई झगड़ा तनाव देखते हैं वो भी छठे भाव से देखते हैं। कर्जा जो देखते हैं छठे भाव से देखते हैं। तो उसकी जिंदगी में ये चीजें आएंगी और उसको घेरेंगी बहुत बुरी तरीके से और ढंग से फंसा लेंगी। जब वो बुरी तरह से फंस चुका होगा तो उसे एहसास होगा कि यार ये तो हम बुरी तरीके से फंस गए। अब फंस तो गए, अब इससे निकले बाहर कैसे। जो निकलने की प्रक्रिया होगी उसकी, वही विपरीत राज्यों का अच्छा इफेक्ट होगा। तो परमात्मा उसको एक ऐसी शक्ति देता है, एक ऐसा ज्ञान देता है, एक ऐसा विचार देता है जिस विचार के कारण वो अपने आप को इस विपरीत परिस्थिति से बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है। और जिस दिन वो बाहर निकलता है कहता अब दोबारा मैं इसमें नहीं फंसूंगा। वो एक सबक लेता है और उस सबक को गांठ बांध करके रख लेता है, और फिर पता चलता है वो उसी चीज का मास्टर बन गया। मास्टर बनने का मतलब क्या है, वो अब दूसरों को गाइड कर रहा है कि भाई ये मत करना। जैसे कि कोई आदमी कर्जे में फंस जाए और कर्जे में फंसने के बाद उसकी बहुत बुरी बेइज्जती हो जाए, उसके सरकार उसके पीछे पड़ जाए और सब चीजें खराब हो जाएं, तो बाद में कर्जे से बाहर निकलने के बाद हर एक को ज्ञान दे कि भाई कर्जा कभी भूल के मत लेना, सिवाय मजबूरी के कर्जा मत लेना। गाड़ी चलानी है तो पैसा जेब में है तो गाड़ी चलाओ, वरना कर्जा मत लेना। वो हर एक को ब्लंटली बोले कि कर्जा बिल्कुल नहीं लेना। यानी उसने एक सबक लिया और सबक के बहुत कुछ सीख लिया, और इतना सीखा कि अब वो दूसरों को भी गाइड करने की पोजीशन पर आ गया। तो ये है विपरीत राजयोग का परिणाम। ये दो स्टेप्स समझ में आ गए। ये भाव के लॉर्ड किस प्रकार से काम करेंगे। एज ए कारक
जब 8वें भाव में आया, कारक के रूप में हमने देखा, तो अब आपका यहाँ प्रश्न हो, क्या जिनका शुक्र 8वें में होता है उनको क्या कारक चीजें नहीं मिलती? तो मैं कहूंगा बिल्कुल गलत। जिनका भी शुक्र 8वें में होगा उनको शुक्र की हर कारक चीज मिलेगी, पर या तो वो बहुत ज्यादा उस चीज पर ध्यान नहीं देगा, या वो चीज उसको कुछ ना कुछ परेशान करती रहेगी। जैसे शुक्र हमारी लग्जरी का कारक है, अगर वो व्यक्ति लग्जरी में बहुत ज्यादा रहने लग जाएगा, क्योंकि लग्जरी तो गेन करेगा। ये भी एक सूत्र है, अगर गुरु ग्रह या शुक्र ग्रह जब 8वें भाव में बैठते हैं तो ऐसे आदमी के पास पैसे की कोई कमी नहीं। ये ज्योतिष का सूत्र बता देता हूँ, किसी का भी गुरु 8वें में देखें या शुक्र 8वें में देखें, आप आंख बंद करके कहते हैं ये फटी जेब में भी हाथ डाल देगा तो भी पैसा निकल आएगा। तो ऐसे आदमी सक्षम होते हैं हर प्रकार की लग्जरी खरीदने में, गाड़ी, मकान, घोड़ा, हर चीज जो है ये खरीदने में सक्षम होते हैं, यानी कि लग्जरी इनके पास अवेलेबल होती है। पर जैसे ही ये ज्यादा लग्जरी की तरफ जाएंगे, किसी न किसी समस्या में फंस जाएंगे, और अगर लग्जरी की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देंगे तो लग्जरी बढ़ती चली जाएगी। ये है पूर्व जन्म का दोष। यही है कि सब कुछ होते हुए भी एंजॉय नहीं कर पा रहे। चीज आपकी अपनी है पर उसको एंजॉय करने का टाइम नहीं है, और एंजॉय कर रहे हो तो फंस जाओगे। कैसे फंस जाओगे? कि डॉक्टर कहेगा बाबूजी डायबिटीज हो गई आपको, क्योंकि सारा दिन आप डल्लब के गद्दे पर आराम करते रहते हो, 2.5-3 लाख के सोफे पर बैठते हो, बढ़िया सारा दिन बैठे बैठे टीवी देखते हो, तो अब कल से एक्सरसाइज करना शुरू कर दो, नहीं तो शुगर कंट्रोल में नहीं आएगी। अब बंदा फिर फंस गया, अब वो चाह करके भी फिर वो एंजॉय नहीं कर पाता। इसी प्रकार से जब वो रिलेशनशिप की बात आती है, पत्नी की बात आती है, तो ये 8वें भाव का शुक्र दिखाता है कि पूर्व जन्म में उसने किसी महिला को बहुत परेशानी में डाल दिया था, किसी महिला के साथ उसने चीटिंग की थी। 8वां भाव स्कैंडल का भी है। जितने भी आप ये सेक्सुअल स्कैंडल्स देखते हैं लाइफ के अंदर, इनका जनन करता जो है 8वां भाव ही है। किसी को बेवकूफ बना करके, चीट करके उसका शारीरिक दोहन करना, ये पाप जन्म लेता है। और जिनका भी शुक्र अष्टम में बैठे तो समझ लेना उन्होंने पास्ट लाइफ में किसी को चीटिंग किया था, इस वजह से उन्हें इस जन्म में अपने जीवन साथी के द्वारा या प्रेमी के द्वारा चीट किया जाता है। और ये 80 to 90% कुंडलियों में अक्सर देखा गया है। इसके एंटीडोट्स भी होते हैं, कुंडली में कुछ योग भी होते हैं जिनकी वजह से कई बार नहीं होता है। वो कौन से होते हैं वो आपको आगे चल करके इस कोर्स में बहुत खूबसूरती के साथ, बहुत बेहतरी के साथ बताया जाएगा। तो आज मेरा विषय ये था कि मैं आपको बताऊं कि भाव का स्वामी अगर किसी जगह बैठता है तो उसका रिजल्ट कैसे देखते हैं, और जब सेम ग्रह को एज ए कारक के रूप में जब हम देखेंगे तो किस प्रकार से देखेंगे। लगन के रूप में देखा तो हमने देखा कि उसकी पर्सनैलिटी में क्या चेंजेस आया। छठे भाव के रूप में देखा तो हमने देखा कि उसके जीवन में किस प्रकार से स्ट्रगल आया और उस स्ट्रगल से किस प्रकार से अपने आप को बाहर निकालने में कामयाब होता है। और जब एज ए कारक के रूप में देखा तो ये पाया कि वो सारी चीजों के होते हुए, सारी चीजों की अवेलेबिलिटी के होते हुए भी परेशान है उन्हीं चीजों से। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि जिनका शुक्र 8वें में बैठा है उसकी विवाह ना हो। विवाह होता है इन लोगों का, मैरिज होती है, और कई बार तो यहाँ तक देखने का आया जीवन साथी बहुत ही अच्छा हो, उसके बावजूद भी
जीवन साथी के अच्छे होने के बावजूद भी इमोशनल बैलेंस कई बार गड़बड़ा जाता है, यानी कि पति पत्नी के जो इमोशनल संबंध होते हैं आपस में, उनमें कुछ कमियां देखी गई हैं, कुछ कमियां पाई गई हैं। विश्वास का मामला भी कम होता है थोड़ा सा। तो बहुत सारे फैक्टर्स ज्योतिष में होते हैं। परमुटेशन कॉम्बिनेशन ज्योतिष में बहुत ज्यादा है, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेंगे। तो ये आज का हमारा सेशन था। अब इसका 8वें भाव का जो कारक में जब ग्रह 8वें में आया है, तो उसकी कुछ रेमेडीज होती हैं, कुछ उपाय होते हैं ज्योतिष में। फिर वो उपाय करने से कुछ राहत मिलना शुरू हो जाती है। परंतु सबसे जरूरी चीज वो है सिचुएशन का सही सही डायग्नोज करना, प्रॉब्लम को सही सही डायग्नोज करना। अगर हम प्रॉब्लम को सही तरीके से डायग्नोज नहीं कर पाते तो हम उसका सॉल्यूशन भी नहीं ढूंढ पाते। जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि समस्या के पीछे कौन सा ग्रह जिम्मेवार है, ग्रह की कौन सी स्थिति जिम्मेवार है, जब तक हम उसका उपाय भी नहीं कर पाए। अब मैं आप लोगों के कुछ क्वेश्चन आंसर लूंगा कि आपका कोई डाउट है इस कोर्स को लेकर के, तो वो हमें बताएं। और इस कोर्स को जो पढ़ाने जा रहे हैं, हमारे सबसे ज्यादा एक्सपर्ट जो टीचर हैं प्रतापशील जी, वो राइट सर। इसको कंडक्ट करेंगे। और प्रतापशील जी बहुत ही अनुभवी अध्यापक हैं और कई बार इस कोर्स को करवा चुके हैं। ऐसा नहीं है कि ये इनका पहला कोर्स होगा, ये कोर्स इनका बहुत ही रिपीटेड कोर्स है और ये इस चीज के मास्टर हैं, एक्सपर्ट हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमेशा की तरह बहुत अच्छे ये शानदार रिजल्ट लेकर के आएंगे। और स्टूडेंट्स तो इनके बहुत जबरदस्त फैन हैं और इनके अच्छी फैन फॉलोइंग है स्टूडेंट्स की। तो ये बहुत अच्छी बात है एस्ट्रो पाठशाला के लिए कि टीचर और स्टूडेंट्स में बहुत ही अच्छा स्नेह है, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। और स्टूडेंट्स की डिमांड पर हम लोगों ने प्रेडिक्टिव कोर्स किया है। इसमें कुछ नई चीजें हम लोगों ने जोड़ी हैं जो पिछले कोर्स से इस कोर्स को डिफरेंट बनाती हैं। कई नए आयाम जोड़े हैं, हमने पंचांग जोड़ा है इसमें, कुछ बेस्ट टेक्निक्स और प्रेडिक्शंस हमने इसमें जोड़ी हैं, जिससे अगर कोई स्टूडेंट हमारा रिपीट कोर्स भी करता है, यानी कि दोबारा से इसको रिपीट करता है, तो उसको भी नया सीखने को मिलेगा। अब मैं आपके कोई आपका क्वेश्चन है तो आप हमें जरूर बताएं, मैं हैंड रेज करें, मैं एक एक सवाल के जवाब देने का प्रयास करूंगा। हाँ अर्जुन जी बताएं। तो सर ये जैसे आपने वीनस का एग्जाम्पल लिया, तो किसी का अगर 8th हाउस में लग्न लॉर्ड है, जैसे अगर एक्वेरियस कुंडली है, लग्न है, तो सैटर्न अगर 8th में बैठा है, ठीक तो है, उसको भी उसी तरह से इंटरप्रेट करना है, या जब प्लैनेट बदल जाएगा लग्नेश तो फिर रिजल्ट्स भी बदल जाएंगे? सेम 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 अर्जुन जी सेम। पहली बात, अर्जुन ही नाम है ना आपका? जी जी। हाँ अर्जुन जी देखिए, ज्योतिष में एक जगह सूत्र आता है, मंगल 6ठे भाव में, शनि 8वें भाव में और शुक्र 12वें भाव में अच्छा होता है। परंतु ये अधूरा सत्य है। अच्छा क्यों माना गया है उसकी पूरी डिटेल है। जैसे आपने कहा कुंभ लग्न है और शनि ग्रह अष्टम में बैठ गए, तो इसे क्या माना जाए? तो मैं कहूंगा जो जैसे बताया बिल्कुल वैसे ही माना जाएगा। लगन का स्वामी जब भी अष्टम में जाएगा तो व्यक्ति बहुत ज्यादा क्यूरियस हो जाएगा अष्टम की चीजों के प्रति, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी है, चाहे वो तंत्र मंत्र है, चाहे वो सस्पेंस की चीजें हैं, या अध्यात्म है, या जीवन मृत्यु का प्रश्न है। जीवन मृत्यु के प्रश्न उसके दिमाग में बहुत आएंगे, या वो मनोवैज्ञानिक फैक्ट्स के ऊपर बहुत वो काम करेगा, या ऐसी बुक्स पढ़ने में उसको बड़ा इंटरेस्ट आएगा। वो चाहेगा कि लाइफ में मैं भी वो सब चीजें समझूं, मैं चीजें सीखूं। तो वो चीजें आएंगी, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात,
जो मैंने कहा कि जब भी 6, 8, 12 होता है लगन का लॉर्ड, तो जीवन में अप एंड डाउन आते हैं, वो भी फैक्ट बात। तीसरा कि विचारों में स्थिरता कम रहती है। विचारों में स्थिरता का मतलब ही ये रहता है कि भाई हमने आज कुछ सोचा है कि हम अगले 3 साल तक ये काम करेंगे, अगले 5 साल तक हम ये काम करेंगे, हमने 5 साल की योजना बनाई, पर कोई गारंटी नहीं कि हम 6 महीने बाद ही उस योजना को बदल दें और खुद ही फेल कर दे, खुद ही नई बनानी शुरू कर दें। इसे कहते हैं स्थिरता की। पर हम उतने ही बड़े जिद्दी भी होते हैं और हम उतने ही बड़े अड़ियल भी होते हैं। मान लीजिए कोई बात हमारे दिमाग में बैठ गई कि ये चीज तो ऐसे नहीं ऐसे है, वो कहेगा नहीं जी ये चीज तो ऐसे ही है, फिर हम उस पर डिबेट भी कर सकते हैं और बहुत गहरी डिबेट कर सकते हैं, बहुत बड़ी डिबेट कर सकते हैं। फिर हम उस मामले में बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं होते। तो लोग जो हमारे आसपास है ना, वो हमें ऐसा समझने लग जाते हैं कि यार ये आदमी ना एक थॉट के साथ चलने वाला आदमी, और इसके बाद अब ये थॉट इसके 1 साल चलेगा इसके दिमाग में या 2 साल चलेगा, राम जाने। अब जब निकलेगा तो ये थॉट अपने आप ही निकलेगा। सपोज करो कि जैसे एक मैं व्यक्ति है, उनको मैं जानता हूँ, उनका लग्नेश सिस्टम में है। तो उन्होंने कहीं पर पढ़ा कि कॉफी पीने से, ब्लैक कॉफी पीने से वेट कम होता है, मतलब वेट लॉस होता है। तो वो जब भी पीते तो ब्लैक कॉफी पीते, और कहीं पर भी जाते चाय और कोई और चीज ही नहीं, मतलब नहीं, कोई उनको चाय नहीं पिला सकता। कॉफी मीन्स कॉफी, कॉफी भी ब्लैक कॉफी है तो ठीक है, नहीं तो बिल्कुल नहीं पीना है। दैट्स इट। ये फैक्ट चला उनके साथ पूरे 2.5 साल, और 2.5 साल के बाद उन्हें पता चला कि भाई एसिडिटी कुछ ज्यादा बन गई है, और जो मैं कॉफी पी रहा हूँ ना, उससे वजन तो कम हुआ नहीं हुआ पर एसिडिटी ज्यादा बन गई। तो अचानक से एक दिन बदलाव आता है और वो कहते हैं भाई अब कॉफी पीना बंद कर दिया है। क्यों बंद कर दिया है? बोला नहीं अब बिल्कुल ही बंद कर दिया। और बंद का मतलब बिल्कुल बंद। अब उन्हें आप 1 कप नहीं पिला सकते, क्योंकि अब वो कहते हैं स्टर बंद कर दिया, तो स्टर बंद है तो स्टर बंद ही है वो। अब आप उसको उनको कुछ और नहीं पिला सकते। फिर वो कहेंगे जी ऐसा है, ग्रीन टी बेस्ट है, मैंने पढ़ा है, और उनके दिमाग में बैठ गई कि ग्रीन टी, तो अब उन्होंने ग्रीन टी शुरू कर दी है। आप ग्रीन टी शुरू कर दिए तो आप ना उन्हें चाय पिला सकते हो ना आप उन्हें कॉफी पिला सकते हो, और वो चीज कब तक चलेगी वो राम भरोसे है। ये अब अगर कोई आदमी कहे तो कहे जी गुरुजी आप तो कह रहे हो इनके विचारों में स्थिरता की कमी होती है, ये तो बहुत ही डेडिकेटेड आदमी है, ऐसा डेडिकेटेड आदमी तो मैंने कहीं जिंदगी में नहीं देखा, इनमें तो बहुत जबरदस्त डिवोशन है, इनमें तो बहुत बड़ा डेडिकेशन है। तो जीवन का एक पक्ष इनको ऐसा लगता है कि इनका डिवोशन और डेडिकेशन बहुत स्ट्रांग है, और दूसरी तरफ लगता है कि यार ये बहुत कमजोर है। तो ये बट जाते हैं, 2 पार्ट में बट जाते हैं। कंफ्यूजन, इल्यूजन, स्ट्रेस, 3 चीज इनके भीतर होती है पर कभी बताते नहीं किसी को। या हम ये भी कह सकते हैं लग्नेश अष्टम में कि थोड़े सिक्रेटिव होते हैं, दूसरे की मन की बात जानने में ज्यादा इंटरेस्ट होता है, खुद के मन की बात बताने में इंटरेस्ट नहीं होता। जल्दी से किसी के साथ दोस्ती गांठते नहीं, दोस्ती इनकी बहुत स्लो मोशन पे चलती है, पर चलती है जब बनती है तो बहुत ही स्ट्रांग बन जाती है। मतलब फिर ये अगर एक बार फेथ करने लग गए तो फिर 100% करेंगे, नहीं तो 0% करेंगे। तो इनकी जिंदगी का फलसफा ऐसे होता है। तो अर्जुन जी चाहे वहां पे लगन का लॉर्ड शनि के रूप में बैठ जाए, चाहे लगन का लॉर्ड वो शुक्र के रूप में बैठ जाए, या आप किसी और ग्रह को बिठा लोगे, ये कुछ कॉमन फैक्टर्स रहते हैं, वो बने रहते हैं। 80 to 90% यही चीजें रहती हैं। जैसे लग्नेश अष्टम में जाएगा, चाहे वो कोई भी ग्रह के रूप में आ जाए, सिर्फ 10 से 20% इफेक्ट आएगा, 7 to 80% वही बातें रहेंगी कि वो सिक्रेटिव हो जाएंगे, उनका दिमाग जो है अष्टम भाव की चीजों में चला जाएगा, और वो सब चीजें जो मैंने बताई है, जीवन के 2 पक्ष हो जाएंगे। एक बड़ा डेडिकेशन, डिवोशन, डिसिप्लिन, उनका जीवन लगेगा यार ये तो बहुत डिसिप्लिन वाला आदमी है, अगर कहता है 6 बजे उठूंगा तो 6 बजे उठा ही मिलेगा, तो ये तो बहुत डिसिप्लिन आदमी है। तो जिनका लग्नेश त्रिकोण में बैठा है, लगन 1, 5, 9 में बैठा है, वो तो सूर्य कह रहे हैं कि 6 बजे उठेंगे पर उठ रहे हैं 9 बजे, इनमें तो डेडिकेशन भी नहीं है। मतलब अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो आपको लगेगा कहीं ना कहीं ये लोग जीतते हुए नजर आएंगे, मतलब बहुत सारे अपने इनके पर्सनल लाइफ में देखेंगे तो, परंतु वैसा अक्सर होता नहीं है, क्योंकि
जिनका लग्नेश 1, 5, 9 में है, उनके जीवन में कुछ सूदिंग इफेक्ट्स होते हैं, कुछ चीजें सहजता से मिलती हैं उनको, आसानी से मिलती हैं उनको, या कुछ ये समझ लो परमात्मा की कृपा से मिलती है, जिसकी वजह से वो थोड़ा आगे मिलते हैं लाइफ में, ये चीज। हाँ राजेंद्र जी, लाइट चली गई। सर हाँ नहीं, एक्चुअली सर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, इसीलिए हाँ ये बताओ। अंधेरा सा है बैकग्राउंड में। सर हाँ मेरे दिमाग में एक क्वेरी ये आ रही थी कि हम लोगों ने एग्जांपल लिया था जिसमें अ, 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 इसका लग्न में 2 वृषभ था और तुला अपना 6th में था, और हम लोगों ने शुक्र को मान लीजिए हम अगर धनु लग्न का एग्जांपल लेते हैं और गुरु हमारा 8वें में, सर ने एक विपरीत राजयोग का यहाँ पे एग्जांपल ले लिया था, तो उस केस में सर धनु में हमारा लग्नेश तो 8 नंबर पे पहुंच गया और जी एक राशि हमारी 12 पहुंच गई 4 नंबर है, जी। तो वहां पे कैसा इम्पैक्ट क्रिएट, वहां पे ऐसा विपरीत राजयोग तो ठीक वहां है, पे नहीं आ आपकी पाएगा। आवाज कट रही है। मैं राजेंद्र जी आपकी जहां तक बात समझा हूं, आप एक बार म्यूट कीजिए, मैं आप बताने की कोशिश करता हूं। राजेंद्र जी कह रहे हैं धनु लगन की कुंडली है और लगन का लॉर्ड अष्टम में बैठ गया है, यानी कि वो पहली बात तो उच्च राशि में चला गया। जब भी धनु लगन में ये आता है कि लगन का लॉर्ड अष्टम में जाकर के उच्च का हो गया, तो एक कंफ्यूजन यहाँ पर भी स्टूडेंट्स में खड़ा हो जाता है कि क्या ये गुरु ग्रह उच्च का हो गया तो कुछ औरों से अलग हो गया क्या, या उच्च के परिणाम यहाँ पर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ये भी एक कंफ्यूजन खड़ा हो जाता है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूं, जब भी इस तरह की स्थिति हो तो वो ग्रह उच्च के परिणाम नहीं दे पाएगा। गुरु 8वें में बेशक उच्च का हो जाओ, पर वो उच्च के परिणाम नहीं दे पाएगा। अब इनका दूसरा प्रश्न है कि लगन का लॉर्ड अष्टम में होगा तो वो तो वही रिजल्ट आएंगे, पर वो चौथे भाव का स्वामी भी हो गया, कि 4th हाउस का लॉर्ड भी हो गया। अब 4th हाउस का लॉर्ड जब 8वें में जाएगा तो उसका क्या बात बनेगी। राजेंद्र जी यही प्रश्न था या कुछ और है, शायद बात नहीं पूछी है। हेलो, यही क्वेश्चन था सर। हाँ, तो अगर चौथे भाव का स्वामी अब 8वें में चला जाएगा तो उसको हमने अलग तरह से देखना पड़ेगा। जब भी चौथे भाव का स्वामी 8वें में जाता है, ध्यान रखिएगा, उसके पास जिंदगी के अंदर 4th हाउस से रिलेटेड चीजें सारी मिलेंगी। 4th हाउस से हम क्या देखते हैं, 4th हाउस से भी हम जमीन देखते हैं, मकान देखते हैं, और लग्जरी का सामान देखते हैं, अपना कंफर्ट जोन देखते हैं। पर ध्यान रहे, क्योंकि वो ग्रह 8वें भाव में चला गया तो 8वें के भी साइड इफेक्ट मिलेंगे उसको, क्योंकि मैंने एक सूत्र बताया था, कोई भी ग्रह जो 6, 8, 12 में बैठ जाएगा वो कार्मिक बन जाता है, यानी कि पूर्व जन्म का जो मामला है वो बन जाता है। कुछ कर्मास हमारे अधूरे रह गए पास्ट लाइफ में, जिनका भुगतान हमें इस जन्म में करना है। इसलिए 4th हाउस की जो चीजें मिलेंगी वो स्ट्रगल के साथ मिलेंगी, और हमारे पास वो चीजें होंगी तो फिर भी हम उसका बहुत अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो ये अक्सर देखा जाता है ऐसे, ठीक है। और एज ए कारक भी गुरु को देखेंगे तो उसमें भी हम पाएंगे कि कुछ कमियां आ जाती सर पूरे तो एक चीज सर और बात आ रही थी कि जो अगर 6th हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में जा रहा है, जो हम लोग का लास्ट एग्जांपल था, तो 6th हाउस से रिलेटेड जो परेशानियां हैं वो भी आएंगी आदमी के पास में, फील करना, फेस करने का वो भी। जी 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 बिल्कुल, डेफिनेटली राजेंद्र जी, इसका मतलब यही होता है। विपरीत राजयोग का मतलब कई बार हमें राजयोग शब्द से सुन के ही बड़ी खुशी हो जाती है, पर ये पहला शब्द हम सुनते नहीं है ढंग से कि वो विपरीत है। विपरीत का मतलब ये एक नेगेटिव सिचुएशन में डाल करके ही हमें कुछ फायदा होगा, और वो फायदा क्या होता है, बस वो एक अकल आ जाती है। यस सर, यस सर, जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। और किसी का कोई प्रश्न है या हम इस सेशन को एंड करें। तन्वी जी कुछ पूछ रही थी सर।
हाँ तन्वी जी बहुत का, देर से हैंड रेज किया हुआ था। हाँ हाँ तन्वी जी बताएं। नमस्कार सर। सर मैं पूछ रही थी, बट आई थिंक मुझे समझ आ गया सोच के। आपने बोला था कि जुपिटर और वीनस 8th में बहुत वेल्थ देते हैं, तो मुझे बाद में आप बात कर रहे थे, फिर मैंने सोचा कि क्या ये इसलिए है क्योंकि ये सेकंड हाउस को देख रहे हैं? यस तन्वी जी, आपने बिल्कुल ठीक सोचा, क्योंकि ये दोनों के दोनों शुभ ग्रह हैं और दोनों के दोनों गुरु हैं, और गुरु में ना ज्ञान समाया हुआ बहुत है। तो इनकी वो दूसरा भाव जो है वो धन तो है, साथ में वो वाणी भी है, वो जुबान भी है। तो जब गुरु बैठेगा 8वें में या शुक्र बैठेगा तो जुबान को बहुत अच्छा बना देगा। तो जब आदमी प्रैक्टिकली, तो आदमी की पहचान कैसे होती है? जुबान से होती है कि ये आदमी बहुत अच्छा बोलता है, ये बहुत प्यारा बोलता है। हमारा रिलेशन भी इसी आधार पर तय होता है कि हम बोलते कितना अच्छा है। जितने भी लोग अच्छे बोलने वाले, मीठा बोलने वाले, सॉफ्ट बोलने वाले लोग होंगे, लोग उनके साथ ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। और जो कहते हैं ना, हम तो मुंह की मुंह पे बोल देते हैं, लोग तो मुंह पे बोल देते हैं, पर लोग भाग भी जाते हैं उनके सामने से, फिर उनके साथ कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो आप देखिएगा, जो जितना अच्छा बोलेगा, जितना सॉफ्ट बोलेगा, जितना मीठा बोलेगा, उसके साथ दुनिया उतनी ही ज्यादा जुड़ती है। और ध्यान रखना, हमें पैसा जो मिलता है वो लोगों के साथ, हर आदमी एक दूसरे से कमा रहा है, हर आदमी एक दूसरे से कमा रहा है। और जिसके साथ जितने ज्यादा आदमी जुड़ते चले जाएंगे, उतना ही ज्यादा उसके बाद पैसा आता चला जाएगा। नेता सबसे ज्यादा पैसा क्यों कमाता है? क्योंकि नेता लाखों लोगों का वोट ले लेता है, यानी कि उसने लाखों लोगों को अपने साथ कनेक्ट कर लिया एक साथ, इसलिए वो करोड़ों रुपए कमाता है। सेलिब्रिटी पैसा बहुत कमाते हैं क्योंकि वो लाखों करोड़ों लोगों को के साथ कनेक्ट करने में कामयाब हो जाते हैं। जो भी व्यक्ति जितने ज्यादा लोगों के साथ कनेक्ट करने में कामयाब हो जाएगा, उतना ही धन बनाने की कैपेसिटी उसकी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ये सिंपल सा कंसेप्ट है संसार का। सर एक और क्वेश्चन था, जो जी। आपने बोला था कि अब हमको देखना है कि वीनस लग्न लॉर्ड है, 1st एंड 6th का लॉर्ड है और 8th में बैठा है। वी हैव टू इंटरप्रेट कि ये पहले किसका रिजल्ट देगा, तो अपने कारक होने का रिजल्ट लास्ट में देता है, सबसे पहले क्या देता है? यस, सबसे पहले अपना रोल, इसका रोल क्या है? इसका रोल है एज ए लग्ना लॉर्ड, एज ए 6th लॉर्ड, इसके रिजल्ट देगा। कारक तो जब बड़ा होगा, पहले तो करेक्टर डिसाइड होगा, उसका दिमाग डिसाइड होगा। सबसे पहले तो दिमाग की डेवलपमेंट होगी ना, जैसे जैसे शरीर बढ़ता है, दिमाग भी उसी तरीके से बढ़ता है। हमारे थॉट्स डेवलप होते हैं, हमारे जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है, उसके थॉट डेवलप होने शुरू होते हैं। अगर थॉट्स बहुत अच्छे डेवलप हो रहे हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में हो रहे हैं, ग्रोथ वाले थॉट्स हमारे डेवलप हो रहे हैं, तो जीवन में हम उतना ही ज्यादा राइज करते हैं। राइट। और So- उन्हीं के द्वारा तन्वी जी, उन्हीं सब चीजों के द्वारा कारक चीजें हमारे जीवन में आती है। भाई, हम एक व्यक्ति मारुति कार में चल रहा है या मर्सिडीज में चल रहा है, ये तो डिपेंड उस बात पे करता है कि वो कमा कितना रहा है। कि अगर वो पैसा कम कमा रहा है तो बेचारा मारुति की गाड़ी में चलेगा, अगर कुछ ज्यादा कमा रहा है तो मर्सिडीज में चलेगा। सिंपल सी बात है। पर वो कमाने के लायक जो उसका ब्रेन बना है, वो तो सबसे पहले लगन ने ही बनाया है, वो तो लगन ने ही डिसाइड कर दिया। तो सबसे पहला जो रोल होगा, वो जो अपना रोल का ही रिजल्ट ग्रह देगा कारक का बाद में, क्योंकि शादी भी होगी उसकी, मान लो 25वें साल में, 28वें साल में जाकर के शादी होगी। कारक का तो उसको जब जाकर के पता चलेगा कि मेरा मैरिज कैसी चलेगी कैसी नहीं चलेगी, उससे पहले तो नहीं पता चल रहा। उससे पहले तो भी तो शुक्र 8वें में ही बैठा हुआ है। तो फिर वो पहले अपने लॉर्डशिप का देगा, फिर जहां बैठा है उसका देगा, और लास्ट कारक का देगा। साथ की साथ ही बैठा हुआ तो वहीं डिसाइड हो जाएगा। लॉर्डशिप जहां बैठेगी, लॉर्ड और लॉर्डशिप जहां प्लेसमेंट, वो दोनों मिलकर के डिसाइड करेंगे। जैसे लगन दिमाग, और दिमाग के अंदर घुस गई 8वां भाव, तो दोनों मिल गए और फिर रिजल्ट आएगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था। हाँ बोलिए। सो अगर सर यही चीज हम देखें कि वीनस इनके D9 में सपोज नीच का हो गया, ठीक है, तो इनको सबसे पहले प्रॉब्लम किस चीज की आएगी? अपनी अब हेल्थ तन्वी की? जी मैं बता रहा हूँ, अब मैं बताता हूँ, आपके पॉइंट समझ गया। टीचर इतने सालों, 18 साल से टीचर हूँ, तो आधी बात में स्टूडेंट की समझ जाता हूँ कि स्टूडेंट का दिमाग
मन कहाँ घूम रहा है। देखिए कि जैसे ही पहली बात तो किसी भी व्यक्ति का शुक्र छठे में बैठे, आठवें में बैठे, नवमांश में वो कैसा भी बैठा क्यों ना हो, पहली चीज मैं क्लियर कर दूं, प्राइमा फेसी उसको D1 चार्ट के ही रिजल्ट आएंगे। प्राइमा फेसी का मतलब ये होता है जो जो प्रॉब्लम हमने गिनवाई हैं वो प्रॉब्लम उसको फेस करनी पड़ेगी। फिर आप हमारा क्वेश्चन उठता है कि नवमांश कुंडली में अगर वो शुक्र ग्रह पावरफुल हो गया तो क्या होगा, या जैसे तन्वी जी ने कहा कि शुक्र नीच का होगा तो क्या होगा। तो पहले हम लेते हैं कि पावरफुल हो गया तो क्या होगा। एक आदमी है जिसका शुक्र आठवीं में बैठा है, हमने कहा भाई उसकी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम है, उसको लग्जरी का सुख में कमी है, या वो लग्जरी की तरफ ध्यान ही नहीं देगा, या ये सब चीजें हमने बता दी। तुरंत देखा नवमांश कुंडली में क्या हुआ। नवमांश कुंडली में माना कि शुक्र की पोजीशन बहुत अच्छी हो गई, शुक्र केंद्र में आ गया, शुक्र त्रिकोण में आ गया, शुक्र उच्च का हो गया या लाभ स्थान में चला गया। तो पहली बात जो चीजें बताई हैं वो सारी की सारी चीजें होंगी, पर उसको कुछ समय के बाद, यानी कि चोट खाने के बाद, उसको दिक्कत आने के बाद वो एक रास्ता निकालेगा कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूं और अपनी नेगेटिव सिचुएशन को टैकल कैसे करना है। वो इस चीज का मास्टर बन जाएगा और अपनी जीवन के उत्तरार्ध के बाद, जीवन का उत्तरार्ध होता है 36 वर्ष की आयु के बाद, वो अपने जीवन में मैरिज लाइफ को ठीक कर लेगा। यानी कि पत्नी का स्वभाव अब कैसा भी आ गया हो, पति का स्वभाव कैसा भी आ गया हो, उसको टैकल कैसा करना है वो बहुत अच्छे से आ जाएगा। फिर उसकी बेइज्जती बार बार नहीं होगी। ये तो है उच्च का परिणाम जो आपने बताया। अब कहते हैं कि शुक्र ग्रह हो गया नीच राशि में बैठ गया नवमांश कुंडली में, तो वो सीख नहीं पाएगा कि हाउ टू टैकल द सिचुएशन। वो बार बार सेल्फ क्रिटिज्म में पड़ा रहेगा, मेरी किस्मत खराब, मुझे ऐसा जीवन साथी मिल गया, मुझे बेकार मिल गया। और वो 50 साल की उम्र का हो जाओ चाहे 60 साल की उम्र का हो जाओ, वो ऐसे ही रोता रहेगा, मेरी शादी गलत हो गई, मेरा ब्याह गलत हो गया, मेरा ये गलत हो गया, मेरा वो गलत हो गया। वो रोता ही रहेगा 50 साल की उम्र तक, 60 साल की उम्र तक उसके सामने वो चैलेंज बना रहेगा। ये नवमांशा का इफेक्ट है। पहली बात फिर से समझा दूं, ऐसा नहीं होगा कि शुक्र आठवें में आया कि उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्रॉब्लम उसको आएंगी चाहे नवमांश में कहीं बैठा हो। पर अगर नवमांशा में अच्छी कंडीशन में बैठ गया, अच्छी जगह पे बैठ गया, तो वो उन सिचुएशन को टैकल कैसे करना है ये बड़े अच्छे से सीख जाएगा। जैसे कि उसको लगता है कि यार मेरी पत्नी के सामने अगर मैं ये बात कहता हूं तो इसको गुस्सा आ जाता है, तो 36 वर्ष की आयु के बाद बस वो बातें कहना बंद कर देगा। तो जब बात ही नहीं कहेगा तो गुस्सा नहीं आएगा, तो सिंपल बात है वो मैरिज चल जाएगी। तो फिर हम ये कहेंगे, देखने वाला कहेगा मैरिज ठीक चल रही है, कोई ऐसी बात नहीं है, इतनी महाभारत नहीं है। पर उनके दिल की अगर बात कही जाए, उनके मन की बात अगर कही जाए, तो वो खुश नहीं है। पर सांसारिक रूप से वो ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे कि भाई हम बहुत खुश हैं, बहुत बढ़िया है। आप इस केस को ट्रांसफॉर्मेशंस का केस कह सकते हैं कि उनको अकल आ गई, तो बस अकल आ जाती। जो भी ग्रह D1 चार्ट में 6, 8, 12 में बैठता है और नवमांश में वो अच्छा सा बैठ जाता है, तो जो प्रॉब्लम उनको 6, 8, 12 में बैठने से आ रही होती है, उनका ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है बाय द पावर ऑफ नॉलेज और एजुकेशन। उनके द्वारा उनका ट्रांसफॉर्मेशन होना, और कोई बात। यानी कि D1 चार्ट इतना सहज नहीं है कि D9 एकदम से उसको अवॉइड कर दे। बहुत पावरफुल होता है D1 चार्ट, ये हमेशा ध्यान रखें। हम भी बेशक कहते हैं कि नवमांशा चार्ट बहुत जरूरी है, नवमांशा चार्ट बहुत स्ट्रांग है, ये बात फैक्ट है। नवमांशा देखना बहुत जरूरी है और नवमांशा को समझना बहुत जरूरी है। पर नवमांशा का अपने आप में ही एक कोर्स है तन्वी जी, कम से कम अगर मेरे जैसा व्यक्ति पढ़ाएगा तो 15 से 18 क्लास केवल और केवल उसे नवमांशा पे चाहिए। मुझे 18 से 20 घंटे मिनिमम चाहिए
नमांशा पर बोलने के लिए। तो बहुत डिटेल्ड है नमांशा, नो डाउट, बट हाँ D1 ऐसा नहीं है कि D1 जो दिखा रहा है D9 बिल्कुल पलट के रख दे उसको, ऐसा नहीं होता है। उल्टा पलटी वही होती है जहाँ वहां भी स्थिति अच्छी है और वहां भी अच्छी है, वहां तो समझ में आता है, पर ये गड़बड़ स्थिति नहीं। ठीक है, चलिए प्रताप जी। सर मैं सिलेबस शेयर कर देता हूँ इन लोगों को, उस पर वो हम ग्रुप में सिलेबस ग्रुप में ठीक है, करते हैं प्रताप, है श्योर ना? सर, ठीक है सर, ना, क्योंकि वहां जो लोग नहीं भी आए वो भी देख लेंगे। जी ठीक है सर। ठीक है, और आप सभी लोग मन बनाए, इतने अच्छे टीचर्स आपके पास हैं, प्रताप जी जैसे अनुभवी व्यक्ति हैं, और जो भी ज्वाइन करना चाहता है ग्रुप में अपना हम बताएं कि वो ज्वाइन करना चाहते हैं, तुरंत ज्वाइन कीजिए। हमारे कल स्टाफ के लोग आएंगे, उनसे बात करके आपने ज्वाइन कीजिए। और मैं चाहूंगा जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं वो रिपीट करें, बेसिक जिन्होंने किया है वो एडवांस कोर्स में आए, और जो नए हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम एस्ट्रो पाठशाला का सेशन ज्वाइन करा है, अगर वो सीखना चाहते हैं दिल से शिद्दत के साथ तो जरूर सीखें। एस्ट्रो पाठशाला की फलित सिखाने की मास्टरी है। हम लोग मैथ में नहीं घुमाएंगे आपको, सीधा फलित करेंगे, सिखाएंगे। और आपने जैसे इस सेशन में देखा है कि हम फलित के ऊपर ही बात कर रहे हैं, तो ऐसे ही हमारे हर कोर्स में फलित पे ही मैक्सिमम बात होती है। ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम फीस सर। क्या है इन्होंने पूछा है, फीस सुबोधनी जी ने पूछा है फीस क्या है, मात्र 6,000 रुपये हिंदुस्तान में सबसे कम फीस एस्ट्रो पाठशाला की है, और सबसे बेस्ट और रिच कंटेंट एस्ट्रो पाठशाला का है, और बेस्ट टीचर भी एस्ट्रो पाठशाला के पास है। धन्यवाद, प्रणाम सर। प्रणाम। प्रणाम सर, थैंक यू। प्रणाम। ग्रुप में आज का सेशन you, sir. कैसा रहा जरूर। थैंक यू। Thank you.